हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हम लोगों ने एक छोटा सा लेक्चर अपलोड किया हुआ था और ये लेक्चर था हमारा आइडियम्स की एक छोटी सी चेन के ऊपर। हम लोगों ने ए वाले आइडियम्स शुरू किए हुए थे जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें इंग्लिश आती है। ए वाले एग्ज़ाम्स को हम लोग ए वाले आइडियम्स को अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें कुछ ऐसे मुहावरे हैं जो थोड़े से टफ़ होंगे। हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि जो हम लोगों ने मुहावरे की चेन बढ़ाई है, शुरू की है, इसको हम लोग कीप ऑन करें, कंटिन्यू करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। हो सकता हो कि वीडियो में जो फ़ॉन्ट है वो आपको क्लियर ना हो, तो वीडियो की सेटिंग में जाकर आप वहाँ पर अपनी क्वालिटी को सही करके या क्वालिटी की सेटिंग चेंज करके वीडियो देखेंगे तो आपको ये फ़ॉन्ट ज़रूर क्लियर होगा। जहाँ पर आपको लगता है कोई बात समझ में नहीं आई है, वीडियो को आप दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं या दोबारा वीडियो को आप लोग रिप्ले करके पूरा वीडियो फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप रिवाइज़ करना चाहेंगे ऐसी कंडीशन में आपको पूरा वीडियो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, जो कि क्लास में संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इसको इससे याद नहीं होगा, याद ज़रूर होगा, लेकिन साथ में याद ज़रूर करते रहें, क्योंकि आपको पता है कि ये मैं क्लास में दोबारा पढ़ाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो हम आज का अपना काम जो है शुरू करते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा नंबर फर्स्ट आइडियम पर। देखिए, इंग्लिश में हमारे सामने सबसे जो फर्स्ट आइडियम लिखा हुआ है वो है एट विट्स एंड। क्या लिखा हुआ है? एट विट्स एंड। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो विट है इसका मतलब होता है बुद्धि। विट माने क्या होता है? बुद्धि। और एंड का मतलब होता है खात्मा, बुद्धि का खात्मा। इसका मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन जब आपको समझ में ना आ रहा हो, आपकी बुद्धि काम ना कर रही हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो चुके हो, तब ऐसे कंडीशन में इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी कोई इंसान बिल्कुल ये समझने में सक्षम ना हो कि मुझे क्या करना है, ऐसी सिचुएशन आ गई है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है या कन्फ्यूज़ड है, तब ऐसी कंडीशन में इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एट विट्स एंड का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड होना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हो जाना। कन्फ्यूज़ड अगर नहीं यूज़ करना चाहते या अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और कन्फ्यूज़ड ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है, तब ऐसी कंडीशन में कन्फ्यूज़ड की जगह हम जो आइडियम यूज़ कर सकते हैं, जो वोकैब यूज़ कर सकते हैं वो है कन्फाउंडेड। कन्फ्यूज़ड अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो कन्फ्यूज़ड की जगह वहाँ पर हमको कन्फाउंडेड भी दिया हुआ हो सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आज मैंने सबसे पहला मुहावरा पढ़ा हुआ है एट वंस विट्स एंड। तो विट का मतलब होता है बुद्धि, एंड मतलब होता है खात्मा। आप शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपको याद ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हो तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। कन्फ्यूज़ड अगर नहीं दिया हुआ है ऑप्शन पे तो आपको वहाँ पर कन्फाउंडेड भी दिया हुआ मिल सकता है। ठीक है, कन्फ्यूज़ड और कन्फाउंडेड। ठीक है, जो सेकंड मुहावरा है हमारे पास एट सी लिखा हुआ है, इसका मतलब भी लगभग सेम होता है। यानी कि अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों के लिए ऑप्शन हमारा सेम ही बनता है। यानी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना, एक ऐसी सिचुएशन में होना जिसमें हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, तो एट, ध्यान से सुनिएगा, एट वंस विट्स एंड हो चाहे एट सी हो, इन दोनों का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हो जाना। कन्फ्यूज़ड का पर्यायवाची क्या है? कन्फाउंडेड है। पहला है एट वंस विट्स एंड, दूसरा है एट सी। एट सी और एट वंस विट्स एंड माने क्या होगा? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाना। ठीक है, नंबर थर्ड पे ये ज़रा बात करते हैं। लिखा हुआ है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। जब चीज़ें बिल्कुल अस्त व्यस्त होती हैं, तितर बितर होती हैं, तब ऐसी कंडीशन में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि चीज़ें तितर बितर होती हैं, अस्त व्यस्त हो जाती हैं, सब कुछ बिखर जाता है, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कह सकते हैं? देखिए ध्यान से, इसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब क्या होगा? बिखरा हुआ। स्कैटर्ड मतलब क्या होगा? बिखरा हुआ, फैला हुआ, अस्त व्यस्त होना। तो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, चीज़ें ऑर्डरली नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, अस्त व्यस्त हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्कैटर्ड। क्या बोलेंगे? स्कैटर्ड। ये देखिए, स्कैटर्ड। और कौन सा मुहावरा लगाएंगे? एट सिक्सेस एंड सेवन्स। तो एट वंस विट्स एंड, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड होना, कन्फ्यूज़ का पर्यायवाची कन्फाउंडेड हो जाएगा। एट सी कन्फ्यूज़ड हो जाएगा।
एट सिक्सेज एंड सेवन्स का मतलब हो जाएगा पूरी तरह से बिखरा हुआ, यानी कि छितरा हुआ। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? स्कैटर्ड। ठीक है, बात करते हैं चौथे मुहावरे की। चौथे मुहावरे में लिखा हुआ है एट स्नेल्स पेस। पेस माने होता है गति। स्नेल आप जानते होंगे, स्नेल जो मोलस्क होता है, घोंघा, घोंघे को स्नेल कहते हैं, बहुत धीमी गति से चलता है। और चूँकि हम लोगों ने यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया कि घोंघे गति से कार्य करना यानी बहुत ही धीमी गति में कार्य करना, यानी कि इंग्लिश में जब ये मुहावरा आएगा, एक मिनट, इंग्लिश में जब ये मुहावरा आएगा तो क्या आएगा? एट अ वेरी स्लो पेस, बहुत धीमी गति से कार्य करना। तो एट स्नेल्स पेस का मतलब हो जाएगा एट अ वेरी स्लो पेस, बहुत धीमी गति से कार्य करना। ठीक है, पहला बताया है एट मीन्स एट वंस विट्स एंड, कन्फ्यूज्ड या कन्फाउंडेड। एट सी का मतलब कन्फाउंडेड या कन्फ्यूज्ड। एट सिक्सेज एंड सेवन्स का मतलब हो जाएगा तितर बितर होना। चौथा बताया एट स्नेल्स पेस, बहुत धीमी गति में कार्य करना, यानी कि एट अ वेरी स्लो पेस। ठीक है, नंबर 5वें की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है हैज़ या हैव। अगर कोई इंसान अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। ठीक है, तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड। एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। वैसे जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि एक्स का मतलब किसी इंसान को नौकरी से निकालना भी होता है। आप अपनी कॉपी में से नोट कर सकते हैं या भी नोट कर लीजिए कि एक्स का मतलब किसी इंसान को नौकरी से निकालना होता है। नौकरी से निकालने के लिए हम इंग्लिश में फायर भी लगा सकते हैं। एक्स या फायर ये क्रियाएं हैं, इन दोनों का मतलब होता है किसी इंसान को नौकरी से निकालना या किसी इंसान को नौकरी से बर्खास्त करना। ठीक है, एक्स या फायर नौकरी से बर्खास्त करना। अब वापस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एनेक्स टू ग्राइंड, यहाँ पर इसका प्रयोग ये दिखाने के लिए किया गया है जब कोई इंसान किसी नकारात्मक भावना से अपना काम निकलवाता है, यानी कोई इंसान आपको सामने बड़ा मीठा मीठा बोलता है और अपना उल्लू सीधा करता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अपना उल्लू सीधा करने के लिए इंग्लिश में जो ऑप्शन आता है वो क्या आता है? ध्यान से देखिएगा, टू हैव अ पर्सनल बेनिफिट। टू हैव अ पर्सनल बेनिफिट, यानी कि आप किसी इंसान के साथ संपर्क में हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका उससे कोई काम बन रहा है, काम बन जाएगा आपको छोड़ देगा। ठीक है, तो जैसे आपने एक सेंटेंस बोला हुआ है कि राहुल अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, तो राहुल सिंगुलर है, तो राहुल हैज़ हिज ओन एक्स टू ग्राइंड। यहाँ पर OWN ओन भी आता है, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, आप चाहें तो ओन, OWN, ओन का मतलब होता है अपना खुद का, स्वयं का। कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑप्शन भरने के लिए आ जाता है, तब ऐसी कंडीशन में आप सही ऑप्शन भर सकते हैं। तो हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि टू हैव अ पर्सनल बेनिफिट। ये मुहावरा देख रहे हैं ना, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना। नंबर 6वां इंपॉर्टेंट है लेकिन सरल भी है। जब हम किसी काम के लिए तुरंत रेस्पॉन्स करते हैं, इमीडिएट रेस्पॉन्स करते हैं, तो तुरंत के सेंस में एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी कि इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? इमीडिएटली। ये देखिए, इमीडिएटली कह सकते हैं, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, तुरंत कोई रिएक्शन देना। अब बात करें नंबर 7वें की। नंबर 7 में लिखा हुआ एट द फर्स्ट ब्लश, पहली, और ब्लश का मतलब यहाँ पर जो सेंस देंगे वो किसका देंगे? साइट का। पहली नज़र में या पहले इम्प्रेशन में, फर्स्ट इम्प्रेशन। ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, पहली नज़र में, पहली मुलाकात में, पहली नज़र में, पहली मुलाकात में, या फर्स्ट इंप्रेशन में, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको याद रखना है एट द फर्स्ट ब्लश, पहली नज़र में या फर्स्ट इंप्रेशन में, एट द फर्स्ट साइट, एट द फर्स्ट इंप्रेशन। बताइए मेरी बात आपको क्लियर हो रही है ना? तो एट द फर्स्ट साइट या ब्लश, पहली नज़र में, एट द फर्स्ट इंप्रेशन। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड माने क्या होगा? तुरंत, यानी कि इमीडिएटली। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना। एट स्नेल स्पेस, बहुत धीमी गति से। अब आगे बढ़ते हैं। आर्म्ड टू द टीथ, आर्म, जो आर्म वर्ड लगाते हैं आपने सुना होगा अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन। क्या बोलते हैं? देखिए ज़रा, अस्त्र शस्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आर्म का मतलब हो गया हथियारों से लैस होना। आर्म टू द टीथ का मतलब होता है कि जब इंसान पूरी तरह से हथियारों से लैस होता है,
अब हथियारों से लैस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे वो देखिए ज़रा, कौन सा ऑप्शन दे सकते हैं एग्ज़ाम में। तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में देंगे से लैस होने के लिए लगाते हैं इक्विप्ड। क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, EQUIPPED। ठीक है, इक्विप्ड विद आर्म्स या वेपन्स, हथियारों से सुसज्जित होना, यानी हथियारों से लैस होना। जैसे आपने बोला हुआ है कि वहाँ पर सैनिक आए थे और हथियारों से लैस थे, द सोल्जर्स वर आर्म्ड टू द टीथ, हथियारों से लैस होना। अब बात करते हैं अगले आइडियम की, एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर माने होता है खंजर, ड्रॉ माने खींचना होता है। खंजर खींचने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन तब आएगी जब आपके सामने कोई दुश्मन खड़ा होगा, आपकी किसी इंसान से इतनी ज़्यादा दुश्मनी है कि वहाँ पर आप उसको मारने के लिए तुरंत तैयार हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए एट डैगर्स ड्रॉन लगा सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि जॉन और जॉनी दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, यानी बहुत ज़्यादा दुश्मन है। तो सेंटेंस बनेगा जॉन एंड जॉनी आर एट डैगर्स ड्रॉन। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब हो जाएगा कट्टर दुश्मनी होना, यानी एक दूसरे में बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी होना, एनिमिटी होना। दुश्मनी को इंग्लिश में बोलते हैं एनिमोसिटी। ये देखिए ANIMOSITY। क्लियर हो रहा है ना? एनिमोसिटी क्या हो जाएगा? दुश्मनी। ठीक, चलिए, तो एट डैगर्स ड्रॉन दुश्मनी हो जाएगा। आर्म टू द टीथ, हथियारों से लैस होना। एट द फर्स्ट ब्लश, पहली नज़र में। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड क्या हो जाएगा? तुरंत कोई कार्य करना। और हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि टू हैव अ पर्सनल बेनिफिट। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल, या व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। फाइन, बात करें नंबर 10 की। ये मुहावरा थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। एट लार्ज, एट लार्ज उस गुनहगार या अपराधी के लिए लगाते हैं जो कि कानून की पकड़ से बहुत दिनों से बाहर है। जो इंसान कानून की पकड़ में जल्दी से नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से कानून की गिरफ्त से बाहर है, उसको पकड़ना आसान नहीं है, फ़रार है। ऐसे फ़रार व्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एट लार्ज बोलेंगे। ठीक है, एट लार्ज मैंने कानून की पकड़ से बाहर। मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये मुहावरा रिपीट हो गया। अगर रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, आप इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा, या रिविज़न नहीं हो गया हमारे प्रकार से। एट लार्ज का मतलब क्या हो जाएगा? फ़रार होना, और फ़रार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। एट स्टोन्स थ्रो, जब कोई चीज़ बहुत नज़दीक होती है, इतनी नज़दीक कि आप पत्थर भी मार सकते हैं, यानी कि बहुत पास में है, तो ऐसे ही मैंने बोल दिया याद करने के लिए। एट स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नज़दीक होना। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूर होना। फिर से देखिए, एट स्टोन्स थ्रो, टू बी वेरी नियर, बहुत ज़्यादा नज़दीक होना। एट स्टोन्स थ्रो, एट अ डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूर होना या दूर होना। तो एट स्टोन्स थ्रो बहुत नज़दीक होना, एट आर्म्स लेंथ अपने से दूर रखना। वैसे तो मुहावरा ऐसे यूज़ करते हैं, कीप एट आर्म्स लेंथ, अपने से दूर रखना या दूरी बनाए रखना। जैसे कि आपने सेंटेंस बोला हुआ है कि मेरे फादर ने मुझे ये एडवाइस दी है कि मुझे बुरे बच्चों से दूर रहना चाहिए या खुद को बुरे बच्चों से दूर रखना चाहिए। तो माई फादर हैज़ एडवाइज्ड मी टू कीप एट आर्म्स लेंथ, टू कीप दोज बॉयज़ एट आर्म्स लेंथ। एट स्टोन्स थ्रो बहुत नज़दीक, एट आर्म्स लेंथ बहुत दूर होना, एट लार्ज फ़रार, एट डैगर्स ड्रॉन कट्टर दुश्मनी होना, आर्म टू द टीथ हथियारों से लैस होना, एट द फर्स्ट ब्लश पहली नज़र में, एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड तुरंत, हैव एन एक्स टू ग्राइंड अपना उल्लू सीधा करना, एट स्नेल्स पेस, एट स्नेल्स पेस बेटा क्या हो जाएगा बताइए ज़रा? एट स्नेल्स पेस बहुत ही धीमी गति में होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर 13 में लिखा हुआ है एवेंट गार्ड। एवेंट गार्ड एक ऐसा मुहावरा है जो बहुत अच्छे व्यक्ति के लगाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे नए युग का सूत्रपात हो। एवेंट गार्ड वो व्यक्ति जो कुछ ऐसा करता है जिससे नए ज़माने की शुरुआत होती है। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं जो ट्रेंड सेट करता है। ट्रेंड सेट करता है यानी कि ट्रेंड सेटर कह सकते हैं। देखिए ज़रा, ट्रेंड सेटर, जो ट्रेंड सेट करता है। जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर में जब हम रोमांटिक एज की बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज दो पोइट थे। ऐसा कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही रोमांटिक एज की शुरुआत की थी। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी नए युग की सूत्रपात करता है, कुछ ऐसा करता है जिससे कुछ नए आंदोलन की शुरुआत होती है, ऐसे व्यक्ति को एवेंट गार्ड कहते हैं।
वैसे आप अगर इसको पढ़ेंगे ना तो वो ये आपको एग्ज़ाम में या किताबों में लिखा मिलेगा कि एवेंट गार्ड वो व्यक्ति जो लोगों को लीड करता है, जो लोगों को लीड करता है। इंग्लिश में बोलते हैं पाइनियर, PIONER। तो जो व्यक्ति लोगों को लीड करता है एवेंट गार्ड, उसके लिए हिंदी थोड़ी सी बदल जाएगी, इंग्लिश थोड़ी बदल जाएगी, लेकिन मतलब वही है कि वो इंसान जो आगे चल रहा है और उसने कुछ अलग किया है, नए ट्रेंड की शुरुआत की है और लोग उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ऐसे व्यक्ति को एवेंट गार्ड कहते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एवेंट गार्ड ऑफ रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। चलिए, ये हमने कर लिया है इंग्लिश मुहावरा, और यहाँ पर बात करते हैं नंबर 14 की, एन आई वॉश। आई वॉश का मतलब होता है धोखा, या आप कह सकते हैं झूठे वादे, झूठा वादा। जब कोई इंसान किसी व्यक्ति से झूठा वादा करता है तो इंग्लिश में अब फॉल्स प्रॉमिस यूज़ नहीं करेंगे, अब यूज़ करेंगे एन आई वॉश। एन आई वॉश मतलब क्या हो जाएगा, झूठा वादा यानी कि फॉल्स प्रॉमिस। जैसे कि मैंने इंडिया टुडे में या एक जगह ऐसा देखा हुआ था, उसमें किसी मंत्री के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे वादे किए लेकिन सारे वादे झूठे साबित हुए। तो सेंटेंस लिख कर क्या आया, आप सुनिएगा ध्यान से। सेंटेंस लिख कर आया कि ही मेड मैनी प्रोमिसेस, उन्होंने बहुत सारे वादे किए, ऑल दे प्रूव्ड, वो सारे साबित हुए, टू बी एन आई वॉश, झूठे। तो जब भी कोई इंसान वादा करता है और वो वादा निभा नहीं पाता, ऐसे झूठे वादे को इंग्लिश में एन आई वॉश कहते हैं। एन आई वॉश, झूठे वादे। ठीक है, चलिए। एवेंट गार्ड नए युग का सूत्रपात करने वाला, एन आई वॉश झूठे वादे। ठीक है, और ये लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लोज फिस्टेड पर्सन। जिन को नहीं पता है जान लें, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी। ये क्या लिखा हुआ है, क्लोज, मुट्ठी बंद करके पैसा खर्च करने वाला, यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा कंजूस है। ऐसे कंजूस व्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कंजूस है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति, क्लोज फिस्टेड पर्सन। कंजूस के लिए हमें ऑप्शन में क्या मिल सकता है, देखिए सर, कंजूस के लिए हमें ऑप्शन में बहुत मिल सकता है माइज़र। माइज़र माने कंजूस होता है, और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, पार्सीमोनियस। ये जो वर्ड हमारे सामने लिखे हुए हैं, स्पेलिंग सुन लीजिएगा, PARSIMONIOUS, पार्सीमोनियस मतलब कंजूस व्यक्ति। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं ये अपना लेक्चर ख़त्म करूं, एक बार हम सारे मुहावरे रिवाइज़ कर लेते हैं। आपको ध्यान से सुनना है मेरी बात को, अगर आप पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ साथ रिवाइज़ कीजिएगा। पहला मुहावरा मैंने बताया हुआ है, आप सुनिए और बताइए कि इसका मतलब मैंने क्या बताया था। पहला मैंने मुहावरा बताया है एट विट्स एंड। क्या हो जाएगा, एट विट्स एंड का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होना। कन्फ्यूज़्ड का पर्यायवाची है कन्फाउंडेड, और उसकी जगह इंग्लिश में लगा सकते हैं एट सी। बात कर रहे हैं तीसरे मुहावरे की, एट सिक्सेस एंड सेवन्स, तितर बितर होना। और तितर बितर को अंग्रेजी में बेटा क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड कहते हैं। स्पेलिंग है SCATTERED। एट सिक्सेस एंड सेवन्स मतलब क्या होगा, तितर बितर होना। यहाँ लिखा हुआ है एट स्नेल स्पेस। एट स्नेल स्पेस का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत धीमी गति से कार्य करना। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि टू हैव अ पर्सनल बेनिफिट। द नेक्स्ट इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इमीडिएटली, कोई काम तुरंत करना, तुरंत रेस्पॉन्ड करना। एट द फर्स्ट ब्लश, एट द फर्स्ट साइड, पहली नज़र में। ये दा दो बार लिखा है, इसको काट लीजिएगा, दा एक ही बार यहाँ पर है। ठीक है, चलिए। आर्म टू द टीथ, हथियारों से लैस होना। हथियारों से लैस होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विप्ड विद आर्म्स या वेपन्स। एट डैगर्स ड्रॉन, कट्टर दुश्मनी होना। कट्टर दुश्मनी को अंग्रेजी में बोलते हैं एनिमोसिटी, बहुत ज़्यादा राइवलरी होना। एट लार्ज, कानून की पकड़ से बाहर होना, फरार होना। फरार को अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सकॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, एब्सकॉन्डिंग। एट स्टोन्स थ्रो, बहुत नज़दीक होना। एट आर्म्स लेंथ, अपने से दूर रखना। एवेंट गार्ड, नए युग का सूत्रपात करने वाला। ट्रेंड सेटर या पाइनियर भी कह सकते हैं। पाइनियर के बारे में मैं नेक्स्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एन आई वॉश, फॉल्स प्रॉमिस, झूठे वादे। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस व्यक्ति। कंजूस के लिए में दो वर्ड लिखे हुए हैं बेटा यहाँ पे। पहला लिखा हुआ है माइज़र और दूसरा लिखा हुआ है पार्सीमोनियस। ठीक है, एक्स माने कुल्हाड़ी होता है, और एक्स का मतलब किसी इंसान को जॉब से निकालना भी होता है। जॉब से निकालने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम फायर भी लगा सकते हैं।
फ़िलहाल ठीक है, आप लोगों ने ये वाले मुहावरे जो है नोट कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। आपको ये याद करना बेहद ज़रूरी है। नहीं याद हुआ है तो ये आप इसको रिप्ले करके दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को ध्यान से सुन सकते हैं, सुनकर और देखकर याद होगा। और जो भी मैंने बताया हुआ है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ये जो लेक्चर है इसका आप एंजॉय कर रहे होंगे, आप मज़े ले रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ए से जेड तक मुहावरे तो हो ही जाएंगे। और कुछ बच्चों ने बोला हुआ है कि आप इसके साथ वोकैब भी डालिए। देखिए, जो चीज़ें क्लास में हो रही हैं वो तो मैं शायद नहीं डालूँगा, लेकिन हाँ, जो नहीं हो रही वो मैं इसमें ज़रूर मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगा और वो आपके काम आएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसको आप तैयार करिएगा। मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट रन पे। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू।